नमस्कार दोस्तों, पेनगोल्स चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित एक ऑडियो सीरीज इस चैनल पर आप प्राप्त कर रहे हैं। आज जिसके पहले भाग में हम जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1773 से 1858 और इस काल में ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के संबंध में पारित अधिनियम। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत भूमि पर ब्रिटिश व्यापारिक संस्था के तौर पर आगमन हुआ। 1947 तक शासन के लंबे समयावधि में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मात्र एक व्यापारिक कंपनी थी, ने अनेकों परिवर्तन हासिल किए। तब जाकर वह भारत में एक परिपूर्ण सरकार की भांति कार्यरत रही। सन 1773 से 1858 तक के शासन को कंपनी का शासन और 1858 से 1947 तक के शासन को ब्रिटिश क्राउन या ताज का शासन कहा जाता है। भारतीय संविधान को प्रभावित करने में ब्रिटिशों के ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यकारिणी को व्यवस्थित करने के लिए पारित किए गए अनेकों अधिनियम भी शामिल हैं। उन अधिनियमों को हम क्रमवार और महत्ता के अनुरूप जानेंगे। सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट को ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली नियंत्रण प्रयास कहा जा सकता है। इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। अब तक जो बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसियां स्वतंत्र थी, अब वे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गई, अथवा मद्रास व बंबई के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता में 4 सदस्यों की परिषद का गठन हुआ। यह भारत में केंद्रीय व्यवस्था की नींव है। इसी अधिनियम के तहत सन 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बनवाया गया, जहां एक मुख्य और साथ ही 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार और भारतीयों से रिश्वत लेने के लिए भी प्रतिबंधित थे। स्पष्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दिवालियापन की ब्रिटिश क्राउन को भनक हो गई थी और इन सब पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी की गवर्निंग बॉडी जिसे कहते हैं, देखरेख और नियंत्रण कार्य के लिए बनाई गई, जो भारत में सैन्य, नागरिक, राजस्व मामलों पर ब्रिटिश सरकार को सूचना देगी। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। साथियों, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट बेहद खास है। 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद इस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण और उसकी कार्यकारिणी को व्यवस्थित करने को लेकर विशेष देखा जाता है। इस एक्ट ने कंपनी को वाणिज्यिक मामलों में की अनुमति तो दे दी, किंतु राजनीतिक विषयों के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। कुल मिलाकर इस एक्ट ने भारत में कंपनी के शासन के राजनीतिक और व्यापारिक मामलों पर कार्यों को अलग अलग कर दिया। इसे द्वैध शासन की व्यवस्था का प्रारंभ कहा जा सकता है। साथियों, ब्रिटिश शासन ने समय समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी को उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध रेखा से अवगत कराने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए और कंपनी को ब्रिटिश सर्वोच्चता का एहसास दिलाया। इसी दिशा में सन 1793 से 1853 तक चार्टर एक्ट पारित किए गए। हम इस ऑडियो में 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट की महत्ता को देखते हुए उन पर जानेंगे। 1833 के चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम ने तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल का भारत का गवर्नर जनरल हो जाने पर उन्हें कुछ शक्तियां प्राप्त हुई। अब भारत का गवर्नर जनरल अपनी परिषद के साथ ब्रिटिश शासित भारत में विधायी और प्रशासनिक कार्यों की शक्ति समेटे एक सरकार की भांति स्थित हो गया था। मद्रास और बंबई के गवर्नर अब विधायी शक्ति से वंचित हो गए।
अतः यह अधिनियम केंद्रीय व्यवस्था का अधिक सशक्त रूप ले आया। इसी अधिनियम में पहली बार सिविल सेवा के चयन के लिए प्रक्रिया खुली कर देने का प्रयास हुआ, जिसमें भारतीयों को समान रूप से परीक्षा में स्थान प्राप्त होता, किंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस पर विरोध कर इस प्रावधान का अंत कर दिया। साथियों, अब हम जानेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम भारत में कंपनी के शासन को संसदीय व्यवस्था के और करीब ले आया। इस अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इस अधिनियम से भारत के गवर्नर जनरल की सहायता में एक और निकाय, जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहा गया, जोड़ा गया, जिसमें 6 सदस्य थे, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। इस अधिनियम से विधायी कार्यों को अब सरकार के कार्यों में एक स्पष्ट पृथक स्थान प्राप्त हुआ। साथ ही इसी अधिनियम से ही 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति का गठन हुआ और भारत में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था प्रारंभ हुई। इसी अधिनियम से केंद्रीय विधान परिषद में 6 सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था, जिसने पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया।